हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप सबके बायोलॉजी एजुकेटर सृष्टि मैम संकल्प के इस ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। 11th सीएचएस के बच्चों के लिए मैं आज लेकर आई हूँ उनके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बायोमोलिक्यूल्स। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों बायोमोलिक्यूल्स को हम जानने से पहले हम ये जानते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हों, ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स को बच्चों हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स बच्चों हैं क्या। तो बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाएंगे और एक पर्टिकुलर फंक्शन हमारे बॉडी का परफॉर्म करेंगे। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने बोला कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोड्यूस होते हैं और फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ लिविंग बीइंग, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल बेसिस भी इन्हीं बायोमोलिक्यूल के वजह से बायोमोलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है और हमारी बॉडी का फंक्शंस भी इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये बायोमोलिक्यूल्स ना हो तो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल है। इसलिए कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल्स ही हमारी बॉडी के फॉर्मेशन में और उसके फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। हम आगे बात करते हैं बच्चों, ये बायोमोलिक्यूल्स में हम कैसे स्टडी करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि सेलुलर पूल क्या होता है। तो सेलुलर पूल बच्चों, जहां पे भी पूल वर्ड आ जाएगा तो पूल का मतलब होता है होल, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी आयंस हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन टोटल को हम जब कंबाइंडली स्टडी करते हैं तो वो होता है हमारा सेलुलर पूल। जैसा कि यहाँ पे भी लिखा है बच्चों, सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एंड आयन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को, जो जो कंपाउंड्स हमारे बॉडी में पाए जा रहे हैं, जो जो आयंस हमारे बॉडी में पाए जा रहे हैं, उन सारे को हम अगर कंबाइंडली स्टडी करें तो उसको हम काउंट करते हैं, उसको हम पूरा कंबाइंडली कहते हैं सेलुलर पूल। इस सेलुलर पूल में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं बच्चों, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में फंक्शन कर सकते हैं। तो हमारे सेलुलर पूल में लार्ज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, उसमें आएंगे प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स। ये सब मेजर मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी बॉडी के फंक्शन में, स्ट्रक्चर में मेजर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनके बिना भी हमारे बॉडी का जो कुछ फंक्शन है वो होना इम्पॉसिबल है। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है इसमें आते हैं विटामिन और फैटी एसिड्स, कुछ ऐसे इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए और स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस के लिए जरूरी हैं। हम आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। तो पहला जो मेजर हमारा बायोमोलिक्यूल है, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बच्चों जनरली होता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप पाया जाएगा। इसमें देखो लिखा है एल्डिहाइड और कीटोन। दूसरा, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो इसमें कई सारे OH ग्रुप पाए जाते हैं। इसमें कई सारे OH ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। ओके, इसलिए हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी नाम देते हैं। एल्डिहाइड क्यों है, क्योंकि इसमें किसी में एल्डिहाइड ग्रुप भी पाए जा सकते हैं, किसी में कीटोन ग्रुप भी पाए जा सकते हैं। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को कंबाइंडली डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। बाकी हम कार्बोहाइड्रेट को ये भी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किन चीजों का मिलके बना होता है का, तो कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन रेशियो 1:2:1। अगर हम कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को 1:2:1, 1:2:1 के रेशियो में मिक्स करते हैं तो हमें जो मिलता है बच्चों वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेकिन ये कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी है। जरूरी नहीं है कि सारे कार्बोहाइड्रेट को हम 1:2:1 के रेशियो में मिक्स करें, मिलाएं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो हम आगे बात करते हैं इसके जनरल फॉर्मूला की।
मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो फॉर्मूला फॉलो करते हैं वो होता है CnH2O का होल n, जहां पे n बच्चों हम लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कितने नंबर ऑफ कार्बन पाए गए हैं उसके बेसिस पे हम ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे हम लोग ग्लूकोज का ही फॉर्मूला की बात करें तो ग्लूकोज देखो होता है C6H12O6। तो देखो ये फॉर्मूला को फुलफिल कर रहा है। n की जगह 6 है तो H2O का होल n की जगह भी क्या है 6 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो C6H2O का होल 6। तो देखो 6 2 जा 12 और O 6। तो ये फॉर्मूला को ये फुलफिल कर रहा है। इसलिए बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो CnH2O का होल n वाला फॉर्मूला फुलफिल करते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम इसका ये जनरल फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के एनर्जी की बात करें, कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है बच्चों, तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत जल्दी रिलीज होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाएंगे तो हमें जल्दी एनर्जी मिलेगी, क्विकली हमें एनर्जी मिलेगी। अगर हम अपनी डाइट में 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट शामिल करते हैं तो हमें 70 किलो जूल ऑफ एनर्जी की 17 किलो जूल एनर्जी के लगभग हमें मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट को खाने से। आगे हम बात करें बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स और ऑन द नंबर ऑफ शुगर लिंक्स। कितने नंबर ऑफ शुगर अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में पाए जा रहे हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे कैटेगराइज या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हाइड्रेट्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स। अगर हम मोनोसैक्राइड्स की बात करें तो ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें शुगर का जो यूनिट होता है वो सिंगल शुगर्स पाए जाते हैं इसमें। दूसरा बच्चों हम बात करें अगर डाइसैक्राइड्स की तो 2 और मोर शुगर्स यूनिट, जनरली 2 to 10 शुगर्स यूनिट इसमें पाए जाते हैं। और ये सारे शुगर यूनिट जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। हम धीरे धीरे सब सारे कार्बोहाइड्रेट्स का बात करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितना आपके CHS के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। तीसरा हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। तो पॉलीसेक्राइड्स बच्चों कई सारे ढेर सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं और इसमें हम 9 से ज्यादा ही शुगर यूनिट्स को काउंट करेंगे, क्योंकि 9 से कम वाले को हम कैटेगराइज ऑलरेडी कर चुके हैं डाइसेक्राइड्स में। तो बच्चों हम आगे बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों तो कार्बोहाइड्रेट के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं तो मोनोसेक्राइड्स में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। जो ग्लूकोज है बच्चों उसको हम नाम भी देते हैं ब्लड शुगर, क्योंकि अगर आपको आपके बॉडी में शुगर का लेवल हमें देखना है तो हम ब्लड से ही शुगर का लेवल देखते हैं, और जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में ही पाया जाता है, इसलिए हम इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। दूसरा जो मोनोसेक्राइड्स है वो है फ्रक्टोज और तीसरा है राइबोस। राइबोस शुगर आरएनए में पाया जाता है और इसी राइबोस की जगह अगर एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो वो हो जाता है डीऑक्सीराइबोस, जो कि पाया जाता है डीएनए में। ठीक है, आगे बात करते हैं डाइसेक्राइड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो डाइसेक्राइड्स में आता है बच्चों सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज को हम शुगर केन में देखते हैं, शुगर केन से हमें सुक्रोज मिला था इसलिए हम इसको टेबल शुगर का भी नाम देते हैं। और लैक्टोज को जनरली हम मिल्क शुगर कहते हैं, क्योंकि लैक्टोज शुगर मिल्क में पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स के बच्चों। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो पॉलीसेक्राइड्स से रिलेटेड है। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज और हाइलुरोनिक एसिड, ये सारे पाए जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स में। पॉलीसेक्राइड्स में इन सारे को कैटेगराइज किया गया है। अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च प्लांट में स्टोरेज फूड मटेरियल की तरह एक्ट करता है। ठीक इसी तरह ग्लाइकोजन एनिमल में फूड स्टोरेज की तरह काम करता है। आप काइटिन जानते होंगे, फंगस के सेल वॉल में भी काइटिन पाई जाती है और कुछ इंसेक्ट्स के एनिमल्स में भी काइटिन की वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है सेलुलोज की। तो सेलुलोज प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है और हाइलुरोनिक एसिड्स भी एक एग्जांपल है पॉलीसेक्राइड्स का। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, आगे है हमारा लिपिड्स। आगे है हमारा लिपिड। कार्बोहाइड्रेट देख लिए, उसके एग्जाम्पल के बारे में देख लिए, उसको कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है देख लिया है हमने।
बात करते हैं लिपिड्स की कि लिपिड्स क्या होते हैं बच्चों। तो लिपिड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है जो एस्टर से बेसिकली बना होता है, जिसको हम नाम देते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक तरह से लिपिड ही है। दूसरा, हम इसकी कैरेक्टर की बात करें तो ये इनसॉल्युबल होगा वाटर में, मतलब वाटर में ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट्स है जिसमें ये सॉल्युबल होता है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और ईथर। ये तीनों में अगर हम लिपिड्स को डिसॉल्व करें तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तो तीसरे हम बात करें बच्चों तो एनिमल फैट्स जो होते हैं, जनरली जो लिपिड्स में एनिमल फैट्स होते हैं वो सेमी सॉलिड नेचर के होते हैं, यानी उनका नेचर ऑयल नहीं होता, लिक्विड नहीं होता। लेकिन जो वेजिटेबल फैट्स होते हैं वो जनरली ऑयल्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम बात करें कि अगर हम एक जगह लिपिड्स ले रहे हैं, एक जगह हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमने देख लिया था कि हमें कितने किलो जूल की एनर्जी मिल रही थी। अगर लिपिड की बात करें तो हम 1 ग्राम ऑफ फैट अगर अपने डाइट में शामिल करते हैं तो हमें 37 किलो जूल की एनर्जी मिलती है। अब लिपिड्स के क्या-क्या सोर्स हो सकते हैं, हम अपने डाइट में जो शामिल करें तो वो है बटर, घी, चीज़, मिल्क, एग यॉक, मीट, नट्स। इन सारी चीज़ों को अगर हम अपने डाइट में लेते हैं तो हमारा लिपिड्स का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। फैट डेफिशिएंसी क्या होती है बच्चों? फैट डेफिशिएंसी से क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्या-क्या डिजीज़ हमें हो सकते हैं? तो फैट डेफिशिएंसी से ड्राई स्किन हो सकती है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं हमारे स्किन के ऊपर, हमारा स्किन का जो एपिडर्मिस है उसपे फैट का डिपोजिशन होता है। इसीलिए हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है अगर फैट्स की डेफिशिएंसी हो जाए। फैट्स डेफिशिएंसी से अगर होती है तो हमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है? हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन भी डेवलप हो सकता है, ठीक? उसमें भी अगर फैट्स डेफिशिएंट हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन वगैरह भी डेवलप हो सकती है। कोलेस्टेमिया कंडीशन भी डेवलप हो सकता है। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, आगे है प्रोटीन्स की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रोटीन्स हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट होता है। जो लोग जिम जाते होंगे, जिम के कुछ बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए हैं, तो वो भी जानते होंगे कि वहाँ पे जो उनका ट्रेनर होता है, वो बोलता है कि अगर आप जिम में जा रहे हैं, तो आप प्रोटीन डाइट लीजिए। तो हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स के बारे में अगर हम जब बात करें बच्चों, तो प्रोटीन टर्म्स जो सबसे पहले दिया था, वो जे बर्जेलियस 1938 उन्होंने दिया था। प्रोटीन्स के कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि प्रोटीन्स में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों चीज़ पाई जाती है। दूसरा हम बात करें तो सम प्रोटीन्स ऑल्सो कंटेन सल्फर, फास्फोरस एंड आयरन। कुछ प्रोटीन्स में सल्फर, फास्फोरस और आयरन भी पाया जाता है इसके अलावा। अगर हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें कि प्रोटीन्स बेसिकली किस चीज का बना होता है, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होता है बच्चों, वो अमीनो एसिड्स होता है। और 20 इसेंशियल अमीनो एसिड्स अभी तक पाए गए हैं जो इसेंशियल हैं हमारे बॉडी के लिए। आगे हम बात करते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन की। हमें अगर प्रोटीन के डाइट्स को अपने में, अपने प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो हम कौन-कौन से डाइट्स ले सकते हैं प्रोटीन के लिए? तो हम क्रियल्स खा सकते हैं, पल्सेस खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, सोया बीन्स ले सकते हैं, पीस, बीन्स, कर्ड्स ले सकते हैं। मतलब देखिए बच्चों, ज़्यादातर जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनमें वो हाई प्रोटीनेशियस रिच होते हैं। कुछ एल्गी भी होते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि हम आपको बताएं, एल्गी में स्पाइरुलिना एक एल्गी है, उस ये प्रोटीन रिच होती है, इसको आप ले सकते हैं एज अ डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरह। तो स्पाइरुलिना जो एल्गी होती है बच्चों, वो प्रोटीन रिच होती है। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे है कुछ एसेंशियल प्रोटीन और उसके फंक्शन। ऐसे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटीन हैं जो आपके बॉडी में फंक्शनल रोल प्ले करती हैं और आपकी बॉडी में उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, उनकी हम बात करें तो कुछ प्रोटीन्स एक्ट करते हैं एंजाइम्स की तरह। कुछ प्रोटीन्स एक्ट करते हैं एंजाइम की तरह, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट भी पढ़ा था और आप लोग जानते भी नहीं होंगे तो सुन लो कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मतलब जितने भी एंजाइम्स होंगे उनका नेचर जो होगा वो प्रोटीनेशियस नेचर ही होगा।
वे सारे एंजाइम्स बच्चों प्रोटीन होंगे, प्रोटीनेशियस नेचर के होंगे। तो एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का काम होता है किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, इनहेंस करना। तो कहीं ना कहीं ऐसे सारे एंजाइम्स जो प्रोटीनेशियस नेचर के होंगे, उनको हम बायो कैटलिस्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारी केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे और उसमें आप कैटलिस्ट की तरह निकल, प्लैटिनम, ठीक है, आयरन, ये सारी सारी चीज़ों को देखते हैं कि रिएक्शन के ऊपर वो थोड़ा-सा उत्प्रेरक की तरह, एनहांसर की तरह वर्क करता है। लेकिन हमारी बॉडी में अब हम कोई ऐसा निकल, प्लैटिनम, ठीक है, ले नहीं सकते। तो हमारे बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है कि हमारा जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, वही हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके रख रहा है। तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए कि जो प्रोटीनेशियस नेचर का एंजाइम्स है, वो एज़ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमारी बॉडी में काम कर रहा है। दूसरा हम बात करें हार्मोन्स की, तो कुछ प्रोटीनेशियस नेचर के हार्मोन्स भी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं बच्चों। और हम जानते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो माइन्यूट क्वांटिटी में सिक्रेट होते हैं, नॉन वायरुलेंट होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो ये भी प्रोटीन का बहुत ही अच्छा फंक्शन है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का काम ही होता है बच्चों हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराना, हमारे मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करना। तो ऐसे जो प्रोटीन्स है वो है एक्टिन और मायोसिन, जो हमारे मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करें कि ऐसे कौन से प्रोटीन हैं जो हमारी बॉडी में गैसेस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन का काम ही है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना, ऑक्सीजन को बाइंड करना अपने साथ और हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना। तो हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज कराता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है, इसलिए हीमोग्लोबिन एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमारी बॉडी में वर्क करता है। नेक्स्ट प्रोटीन के फंक्शन की बात करें बच्चों तो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ऐसे कौन-कौन से प्रोटीन हैं जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल यूनिट मेंटेन करते हैं? तो बच्चों जब हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। तो जब हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, तो उसी टाइम हमने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यानी कि प्रोटीन के बिना हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है? उसके स्ट्रक्चर की कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिपिड के साथ जब तक प्रोटीन नहीं होगी तब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर का फॉर्मेशन होगा नहीं। इसलिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन में प्रोटीन का बहुत मेजर रोल है। लास्ट हम बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शन की, तो प्रोटीन एज अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन भी वर्क करता है, जो है क्या, एंटीबॉडीज। जो हमारी बॉडी में बच्चों एंटीबॉडीज बनती है, इन्फ्लेमेशन के टाइम, इन्फेक्शन के टाइम हमारा बी सेल्स एक्टिव होता है और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराता है। वो भी कैसे, उसका नेचर भी कैसा है, प्रोटीनेशियस नेचर है। यानी हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम में भी प्रोटीन मेजर रोल प्ले करती है। तो आज के लेक्चर में बच्चों आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि आपने अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, लिपिड पढ़ा और प्रोटीन पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट तो सोर्स ऑफ एनर्जी है ही, लिपिड भी अपने आप में सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन प्रोटीन्स का आपने बहुत सारा फंक्शन पढ़ा और बहुत सारे चीजों में प्रोटीन्स एक मेजर रोल प्ले कर रही है। जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा प्रोटीन और लिपिड का बना था, कहीं न कहीं प्रोटीन के साथ लिपिड भी तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है बच्चों? अभी हमने राइबोस शुगर की बात की, तो शुगर भी आरएनए में अगर पाया जा रहा है तो जेनेटिक मटीरियल, आरएनए अगर प्रोटीन बनाएगा तो उसमें भी वो बहुत ज़रूरी है। डीऑक्सीराइबोस शुगर जो हमारे डीएनए में पाया जा रहा है, हमारे जेनेटिक मटीरियल में, के लिए बेसिकली मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होगी बायोमोलिक्यूल कैसे हमारे बॉडी में एक मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी 11th सीएचएस के बच्चों के लिए बेसिकली विटामिन्स के बारे में। विटामिन से रिलेटेड कौन-कौन सी डेफिशिएंसी उनको पड़ती हैं, उनके लिए उनके सिलेबस में कौन-कौन सी डेफिशिएंसी ज़रूरी है, कौन उनको पढ़ना ज़रूरी है। उनके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पस से। और नेक्स्ट मैं लेकर आऊंगी बच्चों न्यूक्लिक एसिड, जो बेसिकली आपके सिलेबस में तो है ही और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए, एकदम फोकस्ड हो जाइए अपने 11th सीएचएस के लिए। बाकी जो भी आपका डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड जिसको आज हमने कवर किया है, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप हमें
अपने मैसेज लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।